गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पुनः एक बार जो है ज्योग्राफी पे आ गए हैं, यानी ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी हमने, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अब रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा और भी हैं। तो राजस्थान के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने दोबारा से जो है ज्योग्राफी के ही स्टार्ट कर दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस के भी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जो कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी जो है इस पर ये ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, यानी कुछ वीडियो आएंगी ज्योग्राफी की। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर हमारा फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर का ऑल सिलेबस, पूरा सिलेबस आएगा। तो आज हम बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु, क्योंकि हमने पहले कुछ वीडियो जो हमने पीछे करी थी शेयर आपसे, तो उनमें हमने राजस्थान की भू आकृतिक प्रदेश, राजस्थान का परिचय, राजस्थान की नदियाँ, झील, पर्वत, पठार, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वो था जलवायु प्रदेश। तो जलवायु हम सुनते हैं कि जलवायु क्या होती है, कि जहाँ हम रहते हैं उस जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, वर्षा के साथ साथ तापमान कितना है, वहाँ कितनी वनस्पति, कैसी वनस्पति पाई जाती है, और अगला है कि वहाँ वाष्पीकरण की मात्रा कितनी है। यानी किसी भी क्षेत्र की जब हम जलवायु देखते हैं या किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं, तो उसके लिए 5 बिंदु आवश्यक होते हैं कि वहाँ वर्षा कितनी होती है, वर्षा की मात्रा कितनी है। यदि अधिक वर्षा होगी तो वो अति आर्द्र क्षेत्र आएगा, और यदि बिल्कुल कम वर्षात होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम, तो उसको हम शुष्क प्रदेश बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद 25 से हम 50, 75, 100, 110, 150 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, शुष्क होगा, अर्ध शुष्क होगा, उपाद्र होगा, आर्द्र होगा और अति आर्द्र होगा। यानी कि जैसे जैसे मात्राएं हमारी बढ़ती जाती हैं, जैसे वर्षा बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, वर्षा के साथ वनस्पति भी बढ़ेगी, वनस्पति अधिक होगी तो हमारी जो वाष्पीकरण की मात्रा है वो भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि नमी रहेगी तो सारी नमी तो जाएगी नहीं, बहुत ज़्यादा नमी रहेगी तो उसमें कम नमी जाएगी, कुछ रह जाएगी। उसके साथ क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी एक चीज़ से सारी चीज़ें हमारी निर्धारित हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं, सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है ये। जैसे वर्षा है, मैंने लिख दिया वर्षा, और वर्षा यदि अधिक होती है तो क्या होगा, अधिक वर्षा होगी तो वनस्पति क्या होगी, अधिक होगी, और वनस्पति अधिक होगी तो वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी, और ये कम होगी, वाष्पीकरण कम होगी क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, और उसके अलावा फिर क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, यानी वर्षा एक ऐसी चीज़ है जो सबको निर्धारित करती है। दूसरी तरफ यदि हम टेम्परेचर की बात करें कि जहाँ पर तापमान अधिक है, बहुत अधिक है, तो तापमान यदि अधिक होगा वनस्पति कम होगी, सीधी सादी मात्रा आ जाती है हमारी। तापमान पे यदि हम निकालना चाहें कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए डाइवर्सिटी के बारे में, कैसे कैसी स्थितियाँ बन सकती हैं, तो तापमान है हमारा, तो तापमान यदि अधिक होगा तो फिर क्या होगी, वर्षा कम होगी, ऑटोमेटिक हो गया। चाहे वो किसी भी, चाहे आप राजस्थान की ज्योग्राफी देखें, चाहे आप इंडिया की ज्योग्राफी देखें, जो सिम्टम्स जो आते हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशन जो होती हैं, वो तो सबकी सेम ही होती हैं। ऐसे नहीं कि राजस्थान में कोई अलग सिम्टम्स आते हैं और एमपी में अलग आते हैं, हरियाणा में अलग आते हैं, ऐसा नहीं है। सारे जो सिम्टम्स हैं वो तो एक ही होते हैं सभी के। तो यानी मैंने बताया कि तापमान अधिक, वर्षा कम तो वनस्पति कम तो वाष्पीकरण अधिक। ठीक है, वो आपको इस चीज़ का लगाना है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के अलवर जिले में वर्षा कम होती है तो यहाँ वनस्पति पाई जाएगी, वनस्पति कम पाई जाएगी। अब उसमें आपके सामने ऑप्शन होगा कम, अधिक, सघन या मरुस्थल। तो फिर आप उसमें से देखोगे कि वनस्पति या तो भाई ज़्यादा ही कम होगी, वर्षा टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वो। तो आपने निर्धारित करी ना, खुद नहीं बता दी ये चीज़ तो कि कैसी होगी। और मैं बताऊंगी अलवर में जो है बहुत वर्षात होती है, दिन रात बारिश होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाएगी, सघन वनस्पति, ज़्यादा वनस्पति पाई जाएगी। तो यानी कि चीज़ें आपने खुद नहीं बताई है चीज़ें, लेकिन हमें इंटरलिंक करना आना चाहिए कि वो चीज़ कैसी है,
कैसे एक दूसरे से हमें उन्हें जोड़ना है। तो यानी जलवायु को निर्धारण करने के लिए वर्षा, तापमान, वनस्पति और वाष्पीकरण। ठीक है, अब आपसे ऐसे कथन और कारण में आ जाते हैं कि जिस क्षेत्र में वनस्पति सघन होगी वहाँ वर्षा की मात्रा होगी अधिक होगी या नहीं होगी। जहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी तो वर्षा क्या होगी, वहाँ पे अधिक होगी ना, सघन होगी। जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ वनस्पति कैसी होगी, कम होगी। तो वो अपने आप जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो यानी कि कोई भी वनस्पति जो होती है उसको निर्धारित करने के लिए, जलवायु को निर्धारण करने के लिए 4 चीज़ें हमारी होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। वर्षा है, तापमान है, वनस्पति है और वाष्पीकरण है। ठीक है, अब मेनली यदि राजस्थान की हम देखते हैं ज्योग्राफी, तो राजस्थान में जो है वर्षा और आर्द्रता, हमारी जो जलवायु है उसको वर्षा और हमारी यहाँ कितनी आर्द्रता है, यानी इन 4 में से 2 चीज़ें जो मेन हैं किसमें, यानी वाष्पीकरण और तापमान दोनों एक जगह आ गए ना। तापमान और वाष्पीकरण क्या हो गए, आर्द्रता होगी, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो क्या होगा, आर्द्रता बढ़ेगी। ऐसा ही है ना। तो इसी को हम पूरे 4 को 2 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे मेन चीज़ें हमें क्या चाहिए, तो वर्षा चाहिए हमें, और वर्षा यदि अधिक होगी तो आर्द्रता भी अधिक होगी। तो आर्द्रता है और ये दोनों चीज़ों के साथ या चारों चीज़ें जुड़ जाती हैं। यानी वर्षा और आर्द्रता जो है हमारी जलवायु को निर्धारित करती है। यानी जलवायु निर्धारित कैसे होती है, किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की और पूरे विश्व की जो जलवायु है उसके निर्धारण करने का कारण क्या होगा, वर्षा होगी, टेम्परेचर होगा, वाष्पीकरण होगा और क्या होगी, वनस्पति होगी। और इनको यदि हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा, वर्षा होगी और आर्द्रता होगी कि कितनी इसकी वर्षा है, कितनी इसकी इसमें जो है ह्यूमिडिटी पावर कितनी है, आर्द्रता कितनी है। अब उसके बाद यानी इन्हीं के आधार पर हम राजस्थान की जो जलवायु है उसको 5 भागों में विभाजित करते हैं। यानी राजस्थान की, पूरे राजस्थान की जो जलवायु है उसको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो 5 भागों में कैसे विभाजित करते हैं, पहले मैंने नाम लिखा थे, फिर हम डायग्राम से बताएंगे कहाँ कहाँ ये जलवायु पाई जाती है, कौन कौन सा जिला है जिसमें ये जलवायु पाई जाएगी, कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। तो यानी पहली जलवायु, सबसे पहले क्या होता है, शुष्क आता है, आता ही नहीं आता, शुष्क आएगा हमारा। और शुष्क कैसे आएगा, यदि हम छोटा सा मैप देखते हैं इसका, ठीक है। अब इसमें क्या है जो हमारा छोटा सा है, तो इसमें कैसे होगा, शुष्क होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, इसको हम जो है यानी हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इस मरुस्थलीय, जैसे ये अरावली पर्वत श्रृंखला है हमारी, ऐसे हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब इस अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर यानी किसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक एरिया ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, तो इसमें तो क्या होगी, हमारे यहाँ तो वर्षा बहुत कम होती है, होती नहीं होती है। जब हमने हमारे क्या पढ़े थे, भौतिक प्रदेश पढ़े थे ना हमने, तो भौतिक प्रदेश में ये दिया था, मैंने बताया था आपको कि कहाँ पर जो है शुष्कता पाई जाती है, मरुस्थल अधिक कहाँ है, एक मरुस्थलीय था, एक अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र थे, 2 क्षेत्र थे ना। तो मरुस्थल क्या होगा, शुष्क होगा, यानी ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। और ये कैसा होगा, यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाएगी, शुष्क जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ वर्षा की मात्रा, यहाँ तो 25 डिग्री टेम्परेचर से क्या, डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगी, कम होती है ना वर्षा, तो यहाँ 25 से अधिक हो जाएगी, 50 तक होएगी यहाँ। तो यानी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अर्ध शुष्क, ये एरिया आ जाएगा अर्ध शुष्क आ जाएगा। तो शायद इससे आप डायग्राम से थोड़ा मालूम चल गया होगा कि जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होगी, कैसा क्षेत्र होगा। जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाएगी, शुष्क जलवायु पाई जाएगी। दूसरा जो हमारा है, यानी कि उससे थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, जिन्हें हम अर्ध शुष्क क्षेत्र कहते हैं, जिसे अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। उस अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में अरावली से लेके और जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। और इस अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाएगी, इस अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में जलवायु हमारी पाई जाएगी अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, यानी अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी। शुष्क तो है लेकिन उसमें कुछ नमी की मात्रा पाई जाती है।
उसके अलावा जो है अगला मैंने लिखा है कि उपाद्र जलवायु। उपाद्र जलवायु कैसे हैं कि यानी ये जो अरावली वाला एरिया है, ये पूरा एरिया है अरावली का, ये पूरा एरिया है अरावली वाला, यहाँ पे क्या पाई जाती है, उपाद्र जलवायु। स्टूडेंट्स आप एक बार जो पीछे हमारे वीडियो हैं उन वीडियो में जो हमारे भौतिक प्रदेश थे उन भौतिक प्रदेशों को जरूर देखें, क्योंकि जलवायु का निर्धारण भौतिक प्रदेशों से ही होता है कि कौन से भौतिक प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। अब उन भौतिक प्रदेशों में मैं क्या बता रही हूँ आपको, उन्हीं भौतिक प्रदेशों में मैं आपको जलवायु बता रही हूँ। तो जैसे ये हमारा भौतिक प्रदेश था मरुस्थल, ये हमारा था अरावली पर्वत, ये हमारा इधर का जो पार्ट था, ये वाला पार्ट क्या था, मैदानी भाग, और यहाँ हमारा भाग था ये पठारी भाग। ऐसे ही थे ना 4 पार्ट। तो उसी तरह से हमारी ये भी तो 5 भाग है, लेकिन इसके मैंने 2 बता दिया आपको, मरुस्थल के 2 बता दिए। पहला भाग मैंने बता दिया शुष्क जलवायु, और जहाँ वर्षा की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है उसको मैंने बोल दिया है अर्ध शुष्क जलवायु। यहाँ पे वर्षा क्या होती है, 50 सेंटीग्रेड लगभग होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अरावली की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वर्षा की मात्रा बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, वनस्पति अधिक होगी, वनस्पति अधिक होगी तो वाष्पीकरण की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगी, जलवायु बदल जाती है, और जलवायु बदल जाती है इसका मतलब उस जलवायु को, यानी कि जो अरावली ये है अरावली पर्वत क्षेत्र जो हमारा है अरावली वाला, इस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, इस क्षेत्र में उपाद्र जलवायु। ठीक है, आर्द्रता रहती है लेकिन आर्द्रता की मात्रा उपेक्षाकृत कम होती है, इतना हम कह सकते हैं कि उपेक्षाकृत अन्य जो क्षेत्र होते हैं उनसे मात्रा कम होती है, लेकिन शुष्क से थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद है अगला जो है ये हमारा मैदानी क्षेत्र आ जाता है, इधर वाला ये मैदानी क्षेत्र आ जाता है हमारा इधर का। मैदानी क्षेत्र तो वही होता है, आपको पहले बता चुकी, जहाँ नदियाँ बहकर जाती हैं, अब वहाँ पे जो मिट्टी का जमाव होता है नदी क्षेत्र में वो मैदान बना देती है, नदियों का जो बहाव क्षेत्र होता है। तो इस मैदानी क्षेत्र में कैसी पाई जाएगी, इस मैदानी क्षेत्र में पाई जाएगी आर्द्र जलवायु। ठीक है, यानी नमी थोड़ी ज़्यादा होती है उपाद्र के बजाय, वर्षा क्या होगी, अधिक होगी, वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इधर की बजाय कम होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है लास्ट जो है ये वाला एरिया है, हम नीचे की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम इधर ये जो ये एरिया है ये पठारी भाग, कोटा, बूंदी, बारा, ठीक है, प्रतापगढ़, ये वाला कौन सा भाग आता है, पठारी भाग आता है। और इस पठारी भाग में जो जलवायु पाई जाती है उस जलवायु को कहते हैं अति आर्द्र जलवायु। कारण क्या है, सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं तो होती है पठारी भाग में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये। तो यानी सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन सी जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। तो यदि हम राजस्थान का मैप देखते हैं, राजस्थान को हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मरुस्थलीय एरिया है उसमें तो हमें क्या ऐसी पाई जाती है, शुष्क जलवायु, फिर अर्ध शुष्क जलवायु, फिर उपाद्र जलवायु, फिर आर्द्र जलवायु, फिर अति आर्द्र जलवायु। तो 5 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया गया है, और 5 जो हैं हमारे भौतिक प्रदेश। यदि आपको चारों याद हैं तो आप आराम से उसके साथ इसको जोड़ सकते हो। अब इनमें हम बताएंगे कि जो हमारा पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें कितना टेम्परेचर है, कितनी बारिश होती है, कौन कौन से एरिया आते हैं और क्या क्या स्थितियाँ होती, कौन सी इसमें वनस्पति पाई जाती है, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें कौन कौन से लक्षण और कौन कौन से ज़िले आएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है कि हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश जो है उस कैसे निर्धारित किया जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश, उसमें क्या क्या होना चाहिए और कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। तो ये जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो दक्षिणी पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि जब हम मैप बनाते हैं तो वो ऊपर की साइड रह जाता है, नीचे वाला जो दक्षिण वाला पार्ट है यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ का कौन सा दक्षिण वाला पार्ट हो गया। उसके बाद कौन सा, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, ऐसे जाएगा, फिर बीकानेर हो गया ना उसमें,
कुछ पार्ट किसका हो गया, बाड़मेर का हो गया। यानी कि यदि हम इसमें जिलों को शामिल करते हैं तो जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर और जोधपुर हो गए। ठीक है, यानी कि हमारे 6 ज़िले जो हैं वो हमारे शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। कौन कौन से, जैसलमेर कंप्लीट है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का नीचे वाला पार्ट है, जोधपुर है सारा, बीकानेर है पूरा, और उसके बाद बाड़मेर का कुछ पार्ट है, कुछ जो है अर्ध शुष्क में आता है, कुछ शुष्क में आता है। यानी कि शुष्क जलवायु प्रदेश जो हैं वो हमारे राजस्थान के 6 जिलों में पाई जाती है। अब अगला है कि यहाँ वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे वर्षा जो होती है वो 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है वर्षा। यानी 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है, यानी 20 सेंटीमीटर से कम ही रहती, ज़्यादा नहीं होती है। तो 0 से 20 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। उसके बाद होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना पाया जाता है, क्योंकि मैंने जब आपको ये क्षेत्र आपको बताया था कि जलवायु प्रदेश के लिए सबसे पहले वर्षा होती है, टेम्परेचर होता है, वाष्पीकरण होता है और वनस्पति होती है। 4 चीज़ें मैंने निर्धारित आपको बताई थी कि जब भी हम जलवायु प्रदेश देखते हैं तो उनके निर्धारण में इन 4 चीज़ों का बड़ा योगदान होता है। और यदि उनको 2 पार्ट में हम देखें, 2 ही चीज़ें यदि हम इम्पोर्टेंट निकालें तो उसमें क्या होगा, एक वर्षा होगी, एक आर्द्रता होगी, क्योंकि आर्द्रता तीनों से इंटरलिंक रखती है। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तो यानी कि 24 डिग्री से लेकर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाई जाती है टेम्परेचर। और यदि हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में जो है वो 12 से 16 डिग्री, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि माइनस में भी चला जाता है शीत ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में यदि हम देखते हैं कई बार दोपहर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 50 के आसपास चला जाता है। तो इस तरह से क्या है, यानी कि दैनिक दिन का टेम्परेचर और वार्षिक टेम्परेचर का जो अंतर है, तापांतर का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी ये एरिया जो है वो मरुस्थल में परिवर्तित होता जा रहा है। उस बाद क्या है, वाष्पीकरण क्या होता है, यहाँ पे वर्षा अधिक होता है, वर्षा क्या होती है यहाँ पे कम होती है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी थी आपको जोड़ना। उसके बाद है कि जो महान मरुस्थल है हमारा इंडिया का, यानी महान भारतीय मरुस्थल का कौन सा पार्ट है, पश्चिमी भाग। इसके अलावा क्या है कि गर्मियों के दिन का जो टेम्परेचर, दिन का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है वो 48 से 50 सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, बहुत होता है। जब भी तो मैंने कहा कि दैनिक और वार्षिक तापांतर में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मरुस्थलीय एरिया में बदलता जाता है। आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि मेन सबसे बड़ा कारण क्या है कि तापांतर बहुत होता है यहाँ पे, क्योंकि दिन का टेम्परेचर तो हो गया 50 और रात में फिर 12-13 आ गया, तो कितना अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया ना। और वैसे सर्दियों का टेम्परेचर यदि देखते हैं तो माइनस में चला जाता है, और यदि गर्मियों का टेम्परेचर देखते हैं तो 50 में चला, 50 और माइनस तो बहुत अंतर हो गया। तो यानी दैनिक और वार्षिक तापांतर में अंतर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सर्दियों में जो है वो माइनस यानी 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, और दैनिक और वार्षिक तापांतर में जो अंतर है वो बहुत अधिक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको कि दैनिक जो हमारा तापांतर है और वार्षिक जो हमारा तापांतर है वो बहुत अंतर होता है इसमें। उसके बाद है कि ये एरिया कैसा होता है, ये लगभग वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। यहाँ वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, और यदि पाई भी जाती है कोई वनस्पति तो कैसी होती, कटीली झाड़ियाँ। यदि वनस्पति पाई भी जाती है तो किस रूप में पाई जाती है, कटीली झाड़ियों के रूप में पाई जाती है। और यहाँ पे कैसा है कि शुष्क और कठोर जलवायु प्रदेश भी इसको कहा जाता है। कठोर है बहुत, ये शुष्क है। उसके बाद यहाँ पे बालू के स्तूप पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि बरखान टाइप के बन जाते हैं, जैसे हवा चलती है तो उसके आधार पर वो अर्धचंद्राकार बन जाते हैं, कभी मशरूम की आकृति के बन जाते हैं। तो यहाँ के बालू के स्तूप बहुत पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या है कि यहाँ गर्म हवाएँ चलती हैं, और गर्म हवाएं कैसी होती हैं, या तो रेत भरी आंधी के रूप में होती है या लू के रूप में होती है। तो लू यदि आपसे पूछा जाए कि लू राजस्थान में कहाँ चलती है, तो पश्चिमी राजस्थान में चलती है, और कहाँ चलती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गर्म हवाएं जो होती हैं उसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। उसके बाद है कि यहाँ जो पशुपालन किया जाता है, तो जैसे मान लो टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है, पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, ठीक है। अन्यथा यहाँ के जो पशुपालक होते हैं कैसे होते हैं, वो अपने पशुओं को घुमाते रहते हैं, यायावर जिंदगी जीते हैं। यायावर का मतलब होता है कि घुमंतु जिंदगी वो जीते, अपने पशुओं को लेते हैं और घुमाते फिराते उनको खिलाते पिलाते रहते हैं, वहीं से अपना दूध वगैरह बेचते रहते हैं और उन्हीं से अपना जीविका का पालन करते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का जो था कि राजस्थान की जलवायु के निर्धारक कारक, और साथ में ये था कि जलवायु में पहली जो हमारी 5 हमने देखे, 5 पार्ट में हमारी राजस्थान की जलवायु है, उसके साथ हमने पहली जलवायु देखी है, और वो थी हमारी कौन सी, शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद हमारे जो हैं 4 जलवायु प्रदेश हैं जो हम आगे देखेंगे।
टाइम देखिए।